My dear students, today once again I would like to discuss non-finites. ये रूल नोट कर लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंट्यूटिव पर्पस। अब इसमें देखिए ही गोज टू आगरा टू सी द ताज, वह आगरा ताज देखने जाता है। तो जाहिर है पर्पज, इसलिए पर्पज में इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ। अब इसके बाद एक चीज देखें, एक विशेष काशन देखें। काशन यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्पज है, तो पर्पज में अगर पर्पज आता है तो जीरंड का प्रयोग ना करें। पर्पज में जीरंड का प्रयोग न करें, कतई न करें। पर्पज में जीरंड का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर पर्पज में जीरंड का प्रयोग करेंगे यानी ही गोज टू आगरा फॉर सीइंग द ताज नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। ही गोज टू आगरा फॉर सीइंग द ताज, ये कतई नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि यहां पर पर्पज। और अगर परिणाम प्रकट हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि इसी कासन में ये पर एक ये देख लो नंबर 1 और कासन का नंबर 2 देख लो। यदि कारण का बोध हो, या उसको परिणाम भी कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों पक्षों में कारण चल जाएगा, तो इसलिए कारण का बोध हो। कारण का बोध हो तो फार्मूला ये कर दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेप और प्लस जीरंड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेप प्लस जीरंड, अब फिर इधर कर दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेप प्लस जीरंड, और फिर अदर वर्ड्स जो भी हो। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत आवश्यक यह है कि आपको यह समझना है कि जैसे मान लीजिए वाक्य हमने कहा कि ही वाज पनिश्ड, इसको ऊपर देख लें। ही वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, फॉर कमिटिंग थेफ्ट। अब इस वाक्य में देखिए, यहां पर जो दंडित किया गया वो काहे के लिए दंडित किया गया? चोरी करने, यानी कारण रहा दंड करने का, तो ये कारण स्वरूप है। इसलिए प्रेप यानी ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है लग गया। सब्जेक्ट वर्ब, फिर जो ये वर्ब हो गया, और फिर देखिए प्रेप आ गया, फिर जीरंड, फिर अदर वर्ड्स, तब इसका प्रयोग हो जाएगा। प्रेप के बाद जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी दशा में इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखो। अब इसके आगे देखिए अगला रूल, जो नॉन फाइनाइट को और स्पष्ट करता है, उसका विशद विवेचन प्रस्तुत करता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया, प्लस यहां आ गया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ गया या कोई नाउन आ गया, ऐसे मान लो नाउन आ गया,
उसके बाद इंफिनिटिव आया, उसके बाद इंफिनिटिव आया। तो ये ध्यान दें कि इंफिनिटिव के बाद यहां पर प्रेप आना जरूरी है। ये प्रेप का प्रयोग जरूर, प्रेप यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा आई हैव अ हाउस। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, आई हैव हाउस, और उसके बाद इंफिनिटिव दिया टू लिव, टू लिव। तो ये गलत है, जब तक प्रेप नहीं जोड़ेंगे। तो घर के अंदर रहने की बात होती है, इसलिए यहां पर इन जरूर जोड़ेंगे। ये फार्मूला दिमाग में रख ले, आई हैव ए हाउस टू लिव इन, या ही हैज ए पेन, उसके पास एक कलम है, और इसमें हमने जोड़ दिया टू राइट। तो ये गलत है सेंटेंस। रॉन्ग इसलिए है कि इंफिनिटिव के बाद प्रेप जरूर होना चाहिए। फार्मूला स्पष्ट करता है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, नाउन आया, फिर इंफिनिटिव, तो इसके बाद प्रेप लगाना जरूरी है। और जो प्रेप एप्रोप्रिएट हो वो यहाँ पर विद एप्रोप्रिएट साधन के रूप में लिखने का साधन है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग प्रेप का होगा, ये एप्रोप्रिएट होगा। इसके बाद देखें, अगर मान लीजिए रूल है कि सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर उसके बाद मान लीजिए यहां पर कोई एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव आएगा जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो इसके बाद हमेशा इंफिनिटिव एक्टिव सेंस में आएगा, पैसिव में नहीं हो सकता। इंफिनिटिव जो रहेगा वो एक्टिव सेंस में होगा, यानी एक्टिव सेंस का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब मान लीजिए इसको मैं एक गलत वाक्य लिख करके आपको समझता हूं, हम कोशिश करिए इसको देखिए। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, फिर इट इज डिफिकल्ट टू बी डन, मान लीजिए यहां लिखिए इट इज डिफिकल्ट टू बी डन। तो ध्यान दीजिए एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव जब आएगा तो एक्टिव सेंस में आएगा, यानी कि यहां पर ये टू डू ही होगा। ये पैसिव सेंस गलत है, इसको पैसिव कहते हैं, ये गलत होगा। कौन सा आएगा? एक्टिव, एक्टिव रोल में होगा, एक्टिव एस में। इट इज डिफिकल्ट टू डू, इस अगर आपने इट इज डिफिकल्ट टू डू टू बी डन कर दिया तो गलत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई भी चीज है, अब कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ वर्ब होते हैं ऐसे जिनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, नोट करिए, कुछ वाक्यों में जो कुछ वाक्य हैं, कुछ वाक्यों में अगर मान लीजिए हैपन, ये क्रिया है, हैपन है, चांस है, ऐसी क्रियाएं आएगी। हैपन है, चांस है, अपील है, ये क्रियाएं अगर आती हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में चांस, अपील और क्रियाओं में यानी घटित होना, एक और लिख लो सीन। तो इन क्रियाओं के प्रयोग में आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी जीरंड नहीं आएगा, यानी कि हम ये नहीं लिख सकते आई या इट हैपेंड। मान लीजिए आई हैपेंड, देखिए आई हैपेंड टू, आई हैपेंड ऐसा घटित हुआ, टू अचानक टू सी हिम, जिसको चांस भी कहते हैं। तो यहां पर ये कभी भी फॉर सीन नहीं हो सकता, फॉर सीन नहीं हो सकता, ये सही
तो ये गलत। यानी कि इनके बाद, इन क्रियाओं के बाद केवल इन्फिनेटिव ही अलाउ है। क्या अलाउ है? इन्फिनेटिव। जीरंड नहीं हो सकता। हैपन है। अब जैसे हमने कहा आई सीम टू रिमेंबर, आई सीम टू रिमेंबर, यही होगा। यहां पर फॉर और जीरंड का प्रयोग नहीं हो सकता, वर्जित है, क्योंकि इसमें सीम क्रिया लगी है। दैट्स ऑल। इसके आगे फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।